नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों ही मुलाकातों का वीडियो अब सामने आया है। लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने G20 समिट में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। इस बीच दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नासरेक एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने समिट के सेशन को संबोधित भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ऐसे में यहाँ उनकी गिरफ्तारी का डर है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पे हमलावर है और ये कह रही है कि बाबर के नाम पर एक भी ईंट लगने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत में बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। इस दौरान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बातचीत में कहा, बाबर विदेशी आक्रांता था जिसने भगवान राम के जन्म स्थान पर असली राम मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया था। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद को हिंदू विरोधी और राम विरोधी पार्टी बता दिया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद जहां एक तरफ अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स की दुनिया में खलबली मच गई है, वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान ने विदेश से बैठकर एक वीडियो के माध्यम से सामने आया है और उसने अनमोल और लॉरेंस के इशारे पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश कबूली है। साथ ही साथ उसने अनमोल और लॉरेंस को गद्दार बताते हुए रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन करने की पुष्टि भी की है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के अमेरिका से डिपोर्ट के बाद से गैंगस्टर कुनबे में खलबली मच गई है। देश के बाहर बैठे गैंगस्टर में खौफ का माहौल बना हुआ है। अनमोल की भारत में एनआईए कस्टडी के बाद से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारे जिशान अख्तर का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसने कबूल किया है कि उसने लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। विदेश में छिपे जिशान ने वीडियो में बिश्नोई भाइयों को गद्दार कहते हुए बताया कि वो देश विरोधी तत्वों से जुड़े हुए हैं। साथ ही उसने रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन करने की भी पुष्टि की है। लाल किला ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुस्लिम ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है कि उन्होंने साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। वो 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक, रिमोट और अन्य डिवाइस का इंतजाम भी कर रहे थे। अमोनिया नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुस्लिम की थी। मुस्लिम ने गुरुग्राम और नूह से 26 क्विंटल NPK खाद भी ली थी। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। उमर मोहम्मद को ही विस्फोटक के लिए केमिकल और रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है कि उन्होंने साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। वो 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक, रिमोट और अन्य डिवाइस का इंतजाम कर रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नूह से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदी थी। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। उमर मोहम्मद को ही विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है जो हथियारों की तस्करी में लिप्त था, जिसके साथ पाकिस्तान छोड़े थे। बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते चीन में और तुर्की में बने जो हथियार भारत में
सप्लाई किए जा रहे थे। इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने में दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान ISI से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हार्ट एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। यह हथियार कहीं सप्लाई होते और वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल होते, उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने तस्करों को धर दबोचा। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रदेश के बरेली में आज फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर तौकीर रजा, जो कि बरेली दंगों में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसकी करीबियों के ऊपर आज फिर से कार्रवाई होती यहाँ पर नजर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जो यहाँ पर हो रही है। उसमें मुख्य आरोपी जो तौकीर रजा था, उसके करीबी जो थे, जो कि दंगों में शामिल थे, उसके जो व्यापार था, उसका जो यहाँ पर शोरूम था, उसमें दुकानें थी, उसके ऊपर आज बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर भी चलता हुआ दिखाई। यूपी के बरेली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ पर अब शिकंजा कस गया है। आरिफ के अवैध मार्केट और 2 बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जाता है कि आरिफ मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। बरेली विकास प्राधिकरण यानी BDA की टीम ने आरिफ की कई संपत्तियों पर कार्रवाई कर दी है। 2 बड़े शोरूम के साथ करीब 15 दुकानों को सील किया गया। इनमें जिम, होम डेकोर सेंटर और कपड़ों की दुकानें शामिल है। आरोप ये है कि ये सभी बिना अनुमोदित नक्शे के बनाए गए थे। BDA के उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिक नंदन ए ने साफ कहा है कि शहर में अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खासतौर से गृह विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के बाद में पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई बेगूसराय में देखने को मिली। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपना रुख सख्त कर लिया है। खासकर गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपे जाने के बाद पुलिस का पहला बड़ा एक्शन बेगूसराय में दिखाई दिया, जहां STF और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय मुठभेड़ में घायल हो गए। शुक्रवार रात साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मेहलीपुर शालीग्राम दियारा में हुई इस कार्रवाई को नई सरकार की कानून व्यवस्था पर पहली बड़ी कसौटी माना जा रहा है। आपको बता दें, संगठित अपराध की नई परिभाषा और पुलिस को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद ये पहला बड़ा एक्शन है, जिसे लोग योगी मॉडल से जोड़कर भी देख रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से तंज करने की शुरुआत कर दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो और एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें 272 पर्सनालिटी जिन्होंने राहुल गांधी पे सवाल खड़े किए, उनका नाम लेते हुए छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा भी छिछोरे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग और 272 पर्सनैलिटी पे निशाना साधते हुए तंज कसा है, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर दिख रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नया तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पार्टी ने पोस्ट जारी कर लिखा, आइए 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते हैं, और इसके साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें भी शेयर कर दी गई। कांग्रेस का यह आरोप है कि जिन 272 लोगों ने चुनाव आयोग को उसकी शिकायत भेजी थी, वो सब बीजेपी से जुड़े हैं। पार्टी ने इन सभी को छिछोरा तक कह दिया। हाल ही में 272 लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें अचानक क्यों आई, और क्या चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों पर भी उतनी ही संवेदनशीलता दिखा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का ये तंज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई के धारावी स्थित झुग्गी झोपड़ियों में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। प्रभावित इलाके से गुजरने वाली रेलों के संचालन को रोका गया। बताया जा रहा है 60 फीट चौड़े रास्ते पे स्थित नवरंग परिसर में स्थित इन झुग्गियों में लगभग दोपहर 12:30 बजे आग लगी। मुंबई के धारावी इलाके में हार्बर लाइन लोकल ट्रेन के पटरियों के समीप स्थित झुग्गियों झोपड़ी में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस वजह से प्रभावित इलाके पर ट्रेन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। बताया जाता है कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। करीब 60 फीट चौड़े रास्ते पर स्थित नवरंग परिसर के पास बनी झुग्गियों में दोपहर करीब 12:30 पर आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ आग लगने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे ने पटरियों के काफी करीब होने की वजह से हार्बर लाइन पर बांद्रा और माहिम के बीच लोकल ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का अभी तक आकलन नहीं हो पाया है।
व्हाइट हाउस में शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच पहली आमने सामने मुलाकात हुई। दोनों नेता चुनावी दौर के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट लुनेटिक और जिहादी कहा। वहीं ममदानी ने ट्रंप को डेस्पोट और फांसीवादी करार दिया था। लेकिन ओवल ऑफिस की इस बैठक में ट्रंप ने ममदानी को हंसते हुए कहा कि अब मुझे फांसीवादी कह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई पहली आमने सामने की मुलाकात। दोनों नेता एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में ममदानी और ट्रंप के बीच हुई इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इस दौरान एक पल ऐसा आया जब ट्रंप ने ममदानी को कहा कि आप भी मुझे फांसीवादी कह सकते हो। आपको बता दें, चुनावी अभियान के दौरान जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए थे। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, लुनाटिक, जिहादी और यहूदी विरोधी कहा था, जबकि ममदानी ने ट्रंप को डेस्पो और फांसीवादी करार दिया था। मगर ओवल ऑफिस में ये दुश्मनी तब एक हंसी मजाक में बदल गई जब ट्रंप ने ममदानी को फांसीवादी कहने की खुली छूट दे दी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का न्यूज 360 डिग्री में स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। इस पूरे बुलेटिन में देखिए। कानपुर में दबंग शमीम की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें शमीम दो सगे भाइयों के साथ पहले बेरहमी से मारपीट करता है, उसके बाद महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी करता है। उसकी दबंगई के चलते इलाके के लोगों में काफ़ी ज़्यादा भय व्याप्त है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के शनिगवा इलाके में दबंग शमीम अंसारी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शमीम को पुलिस का कोई खौफ नहीं और वो आए दिन कॉलोनी में दहशत फैलाता है। ताजा मामला सामने आया है, जहां बेखौफ शमीम ने दो सगे भाइयों को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि शमीम सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं के साथ भी मारपीट कई बार कर चुका है। कई बार पत्थरबाजी कर कॉलोनी में डर का माहौल बना देता है। स्थानीय लोग शमीम के आतंक से बेहद परेशान हैं और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी की शादी में आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी तहसील में आज सहायक आयुक्त जनजाति विभाग द्वारा 2 बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई की गई। हम आपको बता दें, धर्मपुरी के तहसीलदार द्वारा एक प्रस्ताव जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त को भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि दोनों ही बीएलओ अपने कार्रवाई में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर आज जनजाति आयोग के उपायुक्त धार जिले के उन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है। दोनों ही प्राथमिक शिक्षक थे। एमपी के धर्मपुरी और धार जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चल रहे एसआईआर के काम में लापरवाही सामने आई है। इस गंभीर चूक पर धर्मपुरी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। निलंबित बीएलओ में सीताराम डावर, जो प्राथमिक विद्यालय नागझीरी में पदस्थ है और मतदान केंद्र क्रमांक 9 के बीएलओ थे। दूसरे बीएलओ सुनील दुबे प्राथमिक विद्यालय सूली बेड़ी से हैं और मतदान केंद्र क्रमांक 80 पर तैनात थे। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके साथ ही तहसीलदार ने 10 अन्य बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन ठीक से नहीं हो रहा। भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सुभाष नगर गोकुलधाम सोसाइटी की आवास योजना में मकानों का व्यापक चेकिंग अभियान चलाया था। जांच में यह पाया गया कि कई घरों में किराएदार रह रहे थे, जबकि मकान मालिक खुद बाहर रहते थे और किराया खाते थे। ऐसे सभी यूनिटों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अधिकारियों ने साफ निर्देश किए हैं कि 3 दिनों के भीतर किराएदारों को घर खाली करना होगा। अगर समय सीमा में मकान खाली नहीं हुआ तो संबंधित मकान पर सील लगाने की कार्यवाही की जाएगी। उसी के साथ अधिकारियों का कहना है कि इस सोसाइटी में लगभग 40% घरों में किराएदार रह रहे हैं और कई मालिक शहर से बाहर रहते हैं। गुजरात के भावनगर में बीएमसी ने सुभाष नगर गोकुलधाम सोसाइटी के हाउसिंग स्कीम में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने सोसाइटी के कई घरों का निरीक्षण किया और पाया कि कई मकानों में मालिक खुद नहीं रह रहे बल्कि किराएदार रह रहे हैं। जिन घरों में किराएदार मिले और मालिक बाहर रहते पाए गए, उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया गया।
अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर मकान खाली कराए जाए। बीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में किराएदारों से मकान खाली नहीं करवाया गया तो उन घरों को सील कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक सोसाइटी में करीब 40% घर ऐसे हैं जहां मालिक कहीं और रहते हैं और मकान किराए पर दे रखा है, जो हाउसिंग स्कीम के नियमों के खिलाफ है। कोटा राजस्थान जवाहरनगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बालक छात्र कोचिंग में पढ़ने वाला 9वीं मंजिल से कूद गया। जब उसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया तो वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। जब छानबीन की गई, जवाहरनगर थाना प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जब छानबीन हुई तो मालूम चला, प्राथमिक दृष्टि में यह मामला सामने आया कि वह जो बालक था जिसका नाम ईशान पालीवाल बताया जा रहा है, वह फ़ोन पर बात कर रहा था। या तो उसका पाँव फिसला या फिर हो सकता है उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस कारण से वह नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में एक बड़ा हादसा हुआ। एक हॉस्टल की 9वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हो गई। छात्र का नाम ईशान पालीवाल बताया गया। जानकारी के मुताबिक ईशान नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। फिलहाल ये साफ नहीं है कि मामला हादसा है या किसी तरह की चूक है या फिर सुसाइड। पुलिस अभी इसकी तहकीकात कर रही है। में लगे थाना दिवस में प्रांतीय लेखपाल संघ के आह्वान पर सालबाद के लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाकर सरकार से वेतन और पेंशन समस्याओं की मांग की। इस दौरान लेखपाल संघ के सभी लेखपालों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे भी वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यूपी के हाथरस में थाना दिवस के दौरान प्रांतीय लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार से पेंशन विसंगति और सेवा से जुड़ी लंबित मामलों के समाधान की जोरदार मांग की। लेखपालों का कहना है कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली, वेतनमान में सुधार, पदोन्नति में पारदर्शिता और कार्यभार के अनुरूप भत्तों की मांग की जा रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पूरे प्रदेश के लेखपालों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हमारा प्रांतीय आह्वान था, हमारी कुछ मांगे थी जिसको लेकर सैकड़ों बार हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री महोदय ने शासन में पत्राचार किया है। जैसे हमारी पेंशन विसंगति, वेतन विसंगति, हमारे वेतन भत्ते इत्यादि। आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर हम पिछले 2 समाधान दिवस पर ज्ञापन भी दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, लेकिन उस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे प्रांतीय आह्वान पर क्रमिक आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत आज काली पट्टी बांधने से हुई है। आज हमारे पूरे प्रदेश में सारे लेखपाल काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी दिया है क्या ज्ञापन? नहीं, आज ज्ञापन नहीं है। आगे आंदोलन क्या रहेगा? आंदोलन हमारा चरणबद्ध तरीके से आज काली पट्टी बांधने के बाद फिर हमारा अगले संपूर्ण समाधान दिवस पर फिर काली पट्टी और ज्ञापन का कार्यक्रम है। उसके बाद हर संपूर्ण समाधान दिवस पर 10 से 4 का बहिष्कार रहेगा और 6 तारीख को विधानसभा घेराव है। जालोर के आवर में कुछ दिनों पहले 100 करोड़ की जमीन घोटाले के मामले में आज शांतिपूर्ण रूप से शिवसेना और जो गणमान्य लोग हैं उसके द्वारा धरना दिया जा रहा था। उस दौरान कुछ बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और अधिवक्ता के साथ में जो है जानलेवा हमला करते हैं। उसके बाद पूरे जो अधिवक्ता है वो सड़कों पर उतर आते हैं और आपको बता दूं कि आवर थाने का घेराव करते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के पदाधिकारी के साथ में वार्ता होती है। वार्ता सफल होने के बाद सारे पदाधिकारी जो है एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, वहाँ पर ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते हुए जो बदमाश और उस बदमाशों को जो भेजने वाले हैं उस लोगों पर अगर सख्त धाराओं में कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान के आहोर में 100 करोड़ की सरकारी जमीन के नामांतरण मामले को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि एसडीएम कार्यालय के बाहर माहौल गर्मा गया। शिवसेना नेता रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में शहरवासी धरने पर बैठे थे। इस दौरान धरने में मौजूद पूर्व लोक अभियोजक अमिताभ सिंह पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पकड़कर थाने पहुंचाया। अमिताभ सिंह ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है।
कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने जब अपनी सीसीटीवी फुटेज देखी तो वहां पर उसने एक बड़ा घोटाला पाया। 8 जो बंडल थे 500 के नोटों के वो गायब मिले, जिसमें अकाउंटेंट और कैशियर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा के पिहोवा में एसबीआई के एक ब्रांच से 40 लाख रुपए कैश गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये रकम 500 रुपए के नोटों के 8 गड्डियों के रूप में थी। कैश गायब होने का पता तब चला जब ब्रांच मैनेजर ने रूटीन चेकअप किया और सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। फुटेज में गड़बड़ी दिखने के बाद शक बैंक के ही 2 कर्मचारियों, कैशियर और अकाउंटेंट पर गया। जानकारी के मुताबिक ये रकम बैंक की करेंसी चेस्ट से गायब मिली है। मैनेजर तरसेम लाल ने दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों पर एफआईआर दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अमरोहा जनपद के हुसैनपुर गांव में प्रेम विवाद ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। 25 वर्षीय रोशनी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पति राजू ने तहरीर देकर युवक उमेश पर अवैध संबंध और शादी का दबाव बनाना और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। अमरोहा जनपद के हुसैनपुर गांव में प्रेम विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। गांव की 25 वर्षीय रोशनी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। रोशनी के पति राजू ने तहरीर देकर युवक उमेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजू का कहना है कि उमेश का उसकी पत्नी से अवैध संबंध था। वो शादी का दबाव बना रहा था, लगातार ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। राजू का दावा है कि मरने से पहले रोशनी ने खुद बताया कि जहरीला पदार्थ उमेश ही लेकर आया था। 18 नवंबर को हालात बिगड़ने पर रोशनी की सैद नगली के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा में राजस्थान में कुछ दिन पहले ईसाई मशीनरियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा बोरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिस मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना अधिकारी ने एफआरआई दर्ज करी। कोटा का यह पहला ऐसा मामला नए कानून में एफआरआई दर्ज कर ली गई और दिल्ली के 2 पादरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान सरकार का काम ऐसा है कि वो शैतान का राज कर रहे हैं, जबकि शैतान का राज नहीं होना चाहिए, केवल और केवल परमेश्वर का राज होना चाहिए। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। कोटा में 2 ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक कोटा में लगातार 3 दिन तक एक धार्मिक कार्यक्रम चला। शिकायत में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में कुछ मिशनरियों ने सत्संग के नाम पर लोगों को अपने धर्म में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 यानी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि ये इस नए कानून के लागू होने के बाद दर्ज किया गया पहला मामला है। 360 न्यूज में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा चल लौटेंगे।